स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेंशन एंड एक्सेलरेशन फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। मतलब कि ये आपको एक जो स्नैप नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक हमने एक एक्सपेरिमेंट इस तरह से डिज़ाइन किया कि अगर हमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसको मालूम करना हो, ठीक है, तो वो हम इस जो प्रोसेस है इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर हम ये देखना चाहें कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को जिसको कि मैंने एक जो है वो टेबल के ऊपर, एक स्मूथ टेबल के ऊपर, मतलब जिसमें कि फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, हिल्स एंड ग्रूव्स वगैरह जो जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है वो हमने काफ़ी हद तक ख़त्म किए हैं। और इसी तरह जो पुली है ये भी फ्रिक्शन लेस है। और इसके ऊपर जो मतलब दो ऑब्जेक्ट्स को मैंने बांधा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मैथ में M1 कह रहा हूँ, चले वो ए ऑब्जेक्ट, और बी जो इसका मैथ में M2 कह रहा हूँ, इन दोनों को मैंने एक रस्सी से या हम यूँ कह सकते हैं स्ट्रिंग से बांधा है, जिस जो कि इनएक्सटेंसिबल है। मतलब इसमें कोई लचक नहीं है कि वो खींचने से और उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। वो इस तरह की हमने एक स्ट्रिंग ली है कि वो बिल्कुल उसकी जो लेंथ है वो वैसे ही रहती है। अब ये कि जब हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से बांधते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो पुली से मतलब डोरी गुजारते हुए वो नीचे वर्टिकली इस तरह से लटक रहा हो, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल पे पड़ा हो, तो फिर ये पुली जो है यहाँ पर हमारा एक वर्क, या हम ये कह सकते हैं कि पुली हमारे लिए यहाँ पर एक जो है वो आसानी पैदा कर रही है। क्या पैदा कर रही है आसानी? कि ये ऑब्जेक्ट जिसका कि अगर मैस M1 मैस से ज्यादा भी हो, ठीक है, चूंकि ये फ्रिक्शन लेस हमारी सरफेस है और पुली भी फ्रिक्शन लेस है, तो ये छोटा सा मैस जो है वो इस बड़े मैस को इस तरफ खींचने में काम आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो लोड है हमारा वो, या सॉरी मैं यूं कह सकता हूँ कि जो वेट है ये इसका, चूंकि इसका मैस है तो इसका कोई वेट होगा, इसको हम जो है वो मूव कराने में इस पुली की मदद से अपना ये काम आसान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बेसिक मकसद है वो फिलहाल अभी ये कि हम जो टेंशन इस स्ट्रिंग के अंदर, मतलब एक खिंचाव पैदा होगा, यानी अगर ये खिंचाव ज्यादा हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि ये स्ट्रिंग ही टूट जाए, ठीक है। मतलब अगर मैं बहुत भारी ऑब्जेक्ट बांध देता हूँ तो ये टूट जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर अगर हम ये इस वक्त देखें तो हमने इन दोनों के मैसेज को इस तरह रखा है कि ये स्ट्रिंग है इनके मैस को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। और फिर दूसरी बात यह कि जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो स्ट्रिंग में, चूंकि एक ही स्ट्रिंग है जिसके दोनों हिस्सों को मैंने बांधा हुआ है, इसलिए टेंशन जो इस M2 के लिए है, ठीक है, मतलब चूंकि मैसेज डिफरेंस है लेकिन जो टेंशन है वो एक जैसी है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप बात समझ जाएं। तो अब आप ये देखें कि आपके पास जो टेंशन है वो क्या है जी, स्ट्रिंग चूंकि है, इस वजह से उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे, वो एक ही रहेगी, ठीक है। अब जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक बॉडी जो अगर राइट साइड पे मूव कर रही है तो क्यों मूव कर रही है, ठीक है, आखिर वो क्या वजह है कि उसने इस तरफ को मूव करना शुरू किया, और अगर एक बॉडी नीचे मूव कर रही है तो आखिर कौन सी वो ताकत है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो वो जो इन सवालों के जवाब है वो हमें न्यूटन सेकंड लॉ ने जो है वो दे दिए हैं, जिसमें कि न्यूटन ने ये बात कही थी कि जी जो एक बॉडी है अगर इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स आप अप्लाई करते हो, मतलब वो फोर्स जो कि सारी बाकी फोर्सेस जो कि मुख्तलिफ डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होती है उनको ख़त्म करते हुए जो नेट फोर्स आती है उसकी डायरेक्शन में बॉडी ने मूव करना होता है, ठीक है। तो अब अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे बांधे हैं तो ये ऑब्जेक्ट इधर क्यों मूव कर रहा है? अब ये देखें यहाँ पे मूव कर रहा है, इसका तो कोई फोर्स है जो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है तो एक्सलेशन इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी, ठीक है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड में कहूँ तो मैं कहूँगा कि एक्सलेशन जो है चूंकि टेंशन की डायरेक्शन में है, ठीक है, यहाँ पर इस मतलब इत्तेफाक है कि यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, जबकि टेंशन अपवर्ड है, लेकिन एक्सलेशन जो है वो इधर क्या है जी, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है। और एक्सलेशन आप जानते हैं कि वो क्या है जी, वो होती है जो बॉडी की वेलोसिटी है उसमें जो चेंज आ रही है टाइम के हवाले से। अगर मैं पर सेकंड देख रहा हूँ तो वो एक्सलेशन है, ठीक है। अब एक्सलेशन इस स्ट्रिंग में वो भी क्या है जी, वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि जितनी तेजी से ये ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रिंग इस पुली की तरफ आएगा, इस पुली की तरफ आएगा, उतनी तेजी से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो इसमें रेट है, जो कि वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है, जिस एक्सेलरेशन में कह रहा हूँ, वो एक जैसा है, ठीक है, जो कि हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। वो आप जब इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप वहां पर इस बात को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये फर्ज कर रहे हैं कि जो हमारा M2 ऑब्जेक्ट है इसका मैस M1 ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, इसलिए कि मैंने कहा कि ये मेरी सरफेस जो है वो बड़ी स्मूथ है, ठीक है, और पुली भी जो है उसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जी ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब फोर्स लग रही है, और वो फोर्स जो है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हमने जब एक ड्राइव किया था फार्मूला, तो हमने देखा था कि वो फोर्स जो है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो
मास टाइम एक्सलेरेशन जो उस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो रही होती है उस फोर्स की वजह से उसके बराबर होती है। ठीक है, मतलब ये पूरी एक डिटेल है, आप अगर चाहते हैं तो इसको न्यूटन सेकंड लॉ का लेक्चर अवेलेबल है, आप उसमें इसको समझ सकते हैं कि ये क्यों रिलेशन बना है। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जितनी भी न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, चूंकि टेंशन भी एक फोर्स है, इसके भी यूनिट जो होंगे हमारे वो न्यूटन्स में ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो फोर्स है, चूंकि इस बॉडी का मास मैंने m2 कहा है, वो m2a के बराबर आ जाएगा। मतलब t जो है वो m2 इंटू a के बराबर। मतलब यहाँ से अगर मुझे इस मास का इस मास का पता हो कि ये कितने केजी है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है मास के, और एक्सप्रेशन मुझे पता हो सिस्टम की, तो मैं बड़ी आसानी से टेंशन जो है आपको बता सकता हूँ कैलकुलेट करके। ठीक है, अब मुझे एक्सप्रेशन ढूंढनी है अब, या जी की वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं, मैंने जैसे आपको शुरू में ही कहा था। तो अगर हम अब दूसरे रिलेशन को देख लें, इसे मैं रिलेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ, अब मैं दूसरी इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें अब हम जरा इस बात को भी स्टडी करते हैं कि ये जो मैंने दो फोर्सेज हैं इनको क्यों नहीं शामिल किया। देखें यहाँ पर जैसे ये एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक तो बराबर होती हैं। मतलब कि जो जमीन पे जैसे मैं कदम रखता हूँ, ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ, या आप ये टेबल आप देख रहे हैं, तो जितना टेबल का वजन है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो जमीन भी उसको ऊपर की तरफ जो मतलब जो उसका रिएक्शन उस पर अप्लाई कर रही है उसकी सरफेस, वो उतना ही कर रही होती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल बैलेंस हमें नजर आता है। इसलिए रिएक्शन जो है वो और W2 ये तो बराबर है, ये आपस में एक दूसरे को खत्म कर गए हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर जो T सिर्फ एक जो रिजल्टेंट या नेट फोर्स थी वो ली थी। और इसी तरह अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो अब फोर्सेज हैं वो दो ही अप्लाई हो रही हैं। मतलब यहाँ पर तीन थी और यहाँ पर कितनी है जी, दो हैं। अब जो दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स ऊपर की तरफ इसको खींचने की कोशिश कर रही है, और दूसरी फोर्स जो है, मैं इसको इसकी डायरेक्शन ऊपर शो कर देता हूँ, जो W1 है ये इसे नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब कि कामयाब जो हुई है फोर्स वो, या जो ज्यादा फोर्स है, मैं यूं कह सकता हूँ जो ज्यादा फोर्स है वो W1 है। ठीक है जी, W1 में से आप T, ये जितना डिफरेंस होगा बस वो रिजल्टेंट फोर्स है जो कि इसको मूव करा रही है। और वो कितनी होगी वो हम यहाँ से इस से मेजर कर सकते हैं कि वो बराबर होगी जी, इसे मैं कह देता हूँ कि वो बराबर होगी F1 के। ठीक है, F1 इसलिए कहा है कि मैस M1 है, और इसको हम लिख सकते हैं M1A। ठीक है, इसे हम लिख देंगे जी M1A। तो ये हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा M1 इंटू ए का। अब आप देखें कि यहाँ से अगर मैं T की वैल्यू जो है यहाँ पर अगर पुट कर लेता हूँ, ठीक है, तो मतलब इक्वेशन नंबर 1 से, रिलेशन नंबर 1 से, चलें यहाँ पर मैं इस तरह से कोशिश करता हूँ कि हम अपनी कैलकुलेशन को समझते भी जाएं, मतलब क्या हम कर रहे हैं वर्क को हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं अब टी नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा जी, M2A। तो ये आ जाएगा जी M2 इंटू ए। ठीक है, अब इस टर्म को अगर इधर शिफ्ट किया जाए, मतलब इसका एडिटिव इनवर्स को दोनों तरफ ऐड किया जाए, तो M2 इधर भी ऐड होगा इधर भी ऐड होगा, तो यहाँ से W1 रह जाएगा, M2A जो है वह खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पे, और जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है आप जानते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा M1A प्लस M2A। ठीक है, अब W1 किसके बराबर है अगर आप देखें तो ये W1 किसके बराबर है जी, M1G। ये भी हमने इसी तरह से ड्राइव किया था फार्मूले से, F इज इक्वल टू M A। तो फोर्स अगर W है, फोर्स चूंकि W1 वेट भी एक फोर्स है जिस जो कि एक्सलेरेशन की डायरेक्शन, जो कि ड्यू टू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है, इस केस में तो ये आ जाएगा mg। ठीक है, W टू mg, यहाँ पर चूंकि मैस m1 है इसलिए हम m1g लिख लेंगे W1। तो यहाँ पे आ जाएगा m1g इज इक्वल टू m1a प्लस, बल्कि यहाँ से मैं a कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखें इस एक रिलेशन से मैं दो मजीद रिलेशन कैसे बना सकता हूँ। अगर मैंने फर्स्ट करें g फाइंड करना है, g की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा कि ये m1 से दोनों तरफ डिवाइड कर लूंगा, तो a इंटू m1 प्लस m2, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, m1। ठीक है, ये मेरी g की वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं a की वैल्यू ढूंढना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इधर a की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं a इज इक्वल टू लिखूंगा m1g। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, m1 प्लस m2। और ये मेरी वो रिलेशन है जिससे मैं एक्सप्रेशन अपनी जो है प्रॉब्लम की फाइंड कर सकता हूँ। मुझे अगर m1 मैथ्स बता दिया जाता और m2, और फिर मुझे g की वैल्यू, जो कि अगर चले हम खुद से भी अगर देखें तो हमें पता है कि जो सी लेवल पर है ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो लिख दें अगर हम, तो हम यहाँ से एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, और वो इधर लिखकर
एक ही वैल्यू को हम टेंशन इन स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है न्यूटन्स में जो फोर्स है वो भी मेजर कर सकते हैं।